हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बेटा सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। एंड जो भी आपका एग्जाम चल रहा है, आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, ऐसी ही मेरी विश है। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में यहाँ पर लेकर के आई हूँ, नीट 2021 की तैयारी कैसे करें। तो यार बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि मैम नहीं पढ़ा जा रहा है, या चलो मैं एक बात बताती हूँ। पहले तो ये बताइए नीट 2021 देते कौन से बच्चे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हम तो ड्रॉपर हैं। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो यार बहुत ही माइनर नंबर से उनका रह गया है ना, ऐसे भी होते हैं। या बेटा हो जाता है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि नहीं हो पाता। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करंटली अभी 12th में हैं और बहुत ज़्यादा फोकस है कि यार हमें तो पहली बारी में निकालना है। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में ही अपनी तैयारी शुरू कर दी कि यार 2 साल पढ़ेंगे, लग के पढ़ेंगे, क्यों बाद में अपने बोर्ड्स भी ख़राब करने, क्यों सारी चीज़ें को ख़राब करना। तो अपना 11th 12th की तैयारी तो भाई हमेशा एकदम 100% करके चलेंगे, बिकॉज बायोलॉजी में आपको यही तो चाहिए। यस और नो, वी नीड दिस थिंग ओनली कि आपकी 11th 12th क्लास अच्छे से पक्की हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि तैयारी कैसे करें, वो क्या स्टडी प्लान में अपनाऊं जिससे आपके बढ़िया नंबर आ सके, अच्छा कॉलेज मिल सके, अच्छी रैंक आ सके। सो स्टूडेंट्स, देयर आर दोज थिंग्स जो हर टीचर शुरू से, हर सीनियर, वो हर टॉपर आपको बताएगा, वो हर बच्चा आपको बताएगा जो हर बार क्रैक कर रहा है नीट, या वो टीचर जिसने बहुत सारे लोगों को नीट क्रैक करवाया है, जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। यार मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट देयर आर टीचर्स जिनका इवन 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और वो सेम चीज़ें हर कोई बोलता है। हर साल आप लोग आते हैं, पूछते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, भाई 3 महीने में कैसे करें, 6 महीने में कैसे करें, बट स्टिल यू डोंट फॉलो दोज थिंग्स। तो फिर से आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चे, आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। यू नेवर नो कब आपने उन चीज़ों को दिमाग से निकाल लिया हो और कब आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं, यार इस बार करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, द थिंग यू नीड टू डू फर्स्ट इज कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन। अब भाई जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैं तीनों बच्चों की बात कर रही हूँ, तो भाई जिन लोगों अभी 11th क्लास में हैं, जो 12th में हैं, बेटा अपनी सारी इंफॉर्मेशन तो ले लीजिए। अभी इंफॉर्मेशन क्या है, मैम हमें मत बताओ नीट एग्जाम क्या होता है, मैम हमें मत बताओ कितनी कट ऑफ लानी होती है, अरे हमें सब पता है। आई नो स्टूडेंट्स आर मोर अपडेटेड, कितने कॉलेजेस खुले हैं, कितनी सीट्स बढ़ी हैं, ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। बट टेल मी वन थिंग, क्या आपको पता है आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर को एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, कौन से चीज़ को आपको थोड़ा सा बाहर जाना है। दैट इज़ द पॉइंट। बच्चे, आपको अपनी पूरी वेटेज, क्या आपकी वेटेज है, अब ये कोई फिक्स तो नहीं होती, बट स्टिल थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या आपके चैप्टर्स हैं, कौन से वो चैप्टर हैं जो आपको हाई मार्क्स लेकर के देंगे, कौन से वो चैप्टर हैं जो आपके लिए बिल्कुल हलवा है, एकदम इजी है, जो आप जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए आज ही। सबसे पहले क्या करना है, पूरा स्टडी प्लान बता रही हूँ। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टुडे इज एक नोटबुक बनाइए। नोटबुक के सबसे पहले सारे चैप्टर्स लिख दीजिए जो आपको पढ़ने हैं। आपके पास कितने दिन बचे हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए उन्हें पढ़ने के लिए, कौन कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है, वो सारा लेकर के रख लीजिए। ऑल राइट, नाउ अब भाई एक बार ही मुझे पता लग गया, तो अब इकट्ठा भी तो करेंगे ना। अपना सारा मटेरियल बच्चे इकट्ठा कीजिए, अपनी एनसीईआरटी रखिए, अपने हाइलाइटर्स अपने साथ लेकर के रखिए, अपने टीचर के मॉड्यूल्स अपने साथ लेकर के रखिए, वो सारी लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट एक नोटबुक में बनाइए। कलेक्ट ऑल योर मटेरियल व्हाट एवर यू हैव। जिन लोगों ने पहले से मेहनत करके पेपर क्रैक कर लिया, उन लोगों ने ना एक बुकमार्क्स टाइप बनाई रखे होते हैं, फ्लैश कार्ड्स टाइप बना रखे होते हैं।
यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, बेटा उसको ले लीजिए, लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, है कि नहीं? वो सारी चीज़ें आप लेकर के रख लीजिए, आपकी प्रीवियस ईयर्स बुक, आपका एक प्रैक्टिस बुक, डिसाइड कि कहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें। ऑल राइट, नाउ वंस यू हैव कलेक्टेड एवरीथिंग, आपको सबसे पहले अपने लिए एक टाइम टेबल बनाना है। अब मैं ये नहीं बोल रही डेली 12 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दोज हु कैन डू दैट। हर बच्चा 12-15 घंटे नहीं पढ़ सकता, बट बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 घंटे बाकी बच्चों के 12 घंटे के बराबर होते हैं। कैन यू रिलेट दिस थिंग? यू नो, व्हेन आई वाज यंग आई वाज थिंकिंग, यार मम्मी पापा मैं क्यों पढ़ूं 8 घंटे जब मुझे 2 घंटे में याद हो जाता है? इज इट नेसेसरी कि मुझे इतने घंटे देने ही हैं? नो। लेकिन उस टाइम टेबल में आपके पास रिवीजन होना चाहिए, आपके पास आप कब पढ़ रहे हो, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर इंक्लूड होने चाहिए, आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए। मतलब आप अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं कि आप ये सारी चीजें कंप्लीट करें। यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट। टाइम टेबल आपकी चेकलिस्ट है बच्चे, कोई अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता। रिमेंबर, nobody can follow their own timetable for a long time. हर किसी से गलतियां होती है, एंड दैट इज वॉट टाइम टेबल फॉर। टाइम टेबल है ही इसीलिए जो मुझे ये याद दिलाए कि भाई मेरा क्या छूट रहा है कि नहीं? मैं लिख दूंगी 1 से 10 तारीख तक मुझको यार 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 1 हफ्ते में 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायोलॉजी। बायो के चलो 2 लगा लिए, मजा आया पढ़ने में, 1 और लगा लिया। व्हाट इफ फिजिक्स 1 भी नहीं हुआ? बेटा इसीलिए टाइम टेबल बनाना है। अपने दिन लिख लीजिए कितने आपके पास दिन बचे हैं, और ये नहीं कि भाई ठीक है मई में पेपर होगा तो इतने पूरे महीने मैंने लिख दिए। बेटा नो, आप हमेशा टाइम टेबल 2 महीने पहले का बनाइए। मतलब 2 महीने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वो मेरे पास है ही नहीं। मान लीजिए भाई मेरा पेपर तो मार्च में ही होगा, तो मैं इस टाइम पे अपनी तैयारी कैसे करूं? बिकॉज आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा समय चाहिए होता है। तो वो चीजें मैं आपको बता रही हूं जो गलती करते हैं बच्चे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें आपको अच्छा रैंक दिलाती हैं। सभी ब्लॉकर्स को हटा दीजिए जो आपको नहीं मतलब है। भाई इंस्टा में ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, व्हाट्सएप में ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, उतना ही कीजिए जितना आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है भाई, डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक, एक्सपेशली बेटा जिन्होंने ड्रॉप किया है। आपको पता है पिछले साल आपने 3 बुक ले आई कि भाई मैं एक फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ूंगी, मैं ट्रूमैन भी पूरी पढ़ूंगी, मैं एनसीईआरटी तो मेरे को आती ही है। बच्चे जब आएगा ही नहीं उसमें से तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप अपना मनी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? यार जितना थोड़ा सा बाहर आता है वो बहुत फ्यू चैप्टर्स ऐसे होते हैं, और उनके लिए आपको बहुत फॉरेन ऑथर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। एक बुक बहुत है, एक एनसीईआरटी और एक एक्स्ट्रा बुक बहुत है। बाकी प्रीवियस ईयर्स आपको गाइड करती रहते हैं कि आपको कितना आगे तक पढ़ना है। एंड द वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इज स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मुझको स्टडी करना है और कैसे। तो बच्चे ये वही चीज है, अब आप देखोगे ना इसमें तो मैम ये क्या है, ये तो वही है जो सब बताते हैं बच्चे। लेकिन बात सुनिए और एनालाइज कीजिए, आप क्या करते हो? क्या आप सच में रेगुलरली पढ़ते हो? बोलने के बावजूद पढ़ते हो? नहीं। आपने क्या किया? अच्छा भाई मुझे रिप्रोडक्शन यूनिट तो बहुत सही आता है, मुझे जेनेटिक्स यूनिट तो बहुत सही आता है, मैंने इसे खत्म कर दिया, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ऑल राइट, यू हैव डन। अभी क्या हुआ? दूसरा पढ़ने लगे, तीसरा पढ़ने लगे, हो गए आपको 3 महीने। बच्चे वो जो चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से आता था, जिसमें आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं जेनेटिक्स में से, और आपने क्या किया? उस चैप्टर की ग्रिप लूज कर दी। सो रेगुलरली पढ़ना इज बहुत जरूरी। अब यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक आप नहीं रट सकते, आपको पता है इनऑर्गेनिक में देयर इज टू मच, फिजिक्स में खत्म ही नहीं होता भाई सिलेबस।
तो बच्चे रेगुलरली पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मेरी एक बात मानिए, जो आपका टाइम टेबल होगा, चाहे आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं बट मिनिमम 2 पढ़ने चाहिए। सो अपना एक टाइम टेबल बनाइए भाई कि आज मुझे फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री और बायो। मान लीजिए आज मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री किया, बायो नहीं पढ़ा, बट अगले दिन मैंने जरूर केमिस्ट्री और बायो किया। तो इसी तरह अपनी डेट बनाते रहिए। बच्चे ये आपका टाइम टेबल है। क्या आज 1 तारीख को मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा? ऑलराइट, पढ़ा। क्या मैंने आज एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाए? नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? यार मैंने अभी पढ़ाई नहीं की, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके क्या करूंगी? क्यों? मुझे आता ही नहीं, मुझसे सॉल्व भी नहीं होंगे। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू। बच्चे आप करके तो देखिए, एक्सपेशली जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो ड्रॉपर हैं। बच्चे आपको 11th का आता है, 12th का आप पढ़ चुके हैं अब तक बहुत सारा, 11th का मैं मानती हूँ उनके पास बहुत टाइम है बाद में करने के लिए, बट ड्रॉपर्स एंड जो बच्चे 12th में हैं, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आप अपने प्रीवियस ईयर्स आज से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो चैप्टर को आप छू नहीं रहे हो वो चैप्टर भी होते रहेंगे। हो सकता है आपको लगे अरे भाई ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ब्लंट एंड्स। यार ब्लंट एंड्स तो पढ़ाया ही नहीं, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मुझको तो स्टिकी एंड्स आता है बस। तो दैट इज द प्रॉब्लम। आपको प्रीवियस ईयर्स में पता तो चला। अब मान लीजिए आपको 3rd तारीख को भाई बायो का वो चैप्टर उठाना है, आपको पता तो होगा मुझे कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है। अच्छा, मान लीजिए बेटा इतने दिन हो जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ ना कुछ करते जाएंगे, या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते ही कभी कभी कुछ चीजें दिमाग में याद रह जाती हैं। हो सकता है आपको कुछ नहीं पता रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि हिंदू सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। हीमोफीलिया कह रही हूं आपको, उसमें से इन्फ्लुएंजा वाले बैक्टीरिया में से निकला, वायरस में से निकला। दैट इज द पॉइंट। कौन से वायरस में से, कौन से बैक्टीरिया में से, भाई लैम्डा फाज क्या होता है, बैक्टीरिया फाज क्या होता है, नहीं पता, बट पता होगा कौन सा किसके लिए यूज किया। नहीं पता पीसीआर मशीन, पीसीआर कैसे काम करता है, बट आपको याद रह जाएगा कि कैरी मुलिस ने उसको दिया था। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप पूरे टाइम कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें करनी है। अब भाई मैंने फिजिक्स पढ़ी, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, आज 2 सब्जेक्ट हो गए मेरे। अच्छा, पढ़ना कैसे है? अब बच्चे ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब आप एनसीईआरटी, वैसे मैं तो यहाँ बायो की बात करने वाली हूँ, लेकिन देखो आप जानते हो कि एनसीईआरटी इज द की फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो एज वेल एज बायो। अभी इनऑर्गेनिक तो भाई केमिस्ट्री उसकी बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं करना इनऑर्गेनिक के लिए। बायो बेटा आपको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, रीड इट अगेन एंड अगेन। एवरी टाइम यू विल रीड योर एनसीईआरटी, आपको हमेशा कुछ नया नया मिलता रहेगा। और ये देखिए, आप अपने पॉइंट्स, अपने नोट्स को लगातार बनाते जाइए। जब आप प्रीवियस ईयर्स करते हो, कोई साइंटिस्ट पूछा जाता है, कोई डिस्कवरी पूछी जाती है, कोई बैक्टीरिया स्पेसिफिक कि भाई कौन ट्रांसक्रिप्शन करता है, भाई कौन से बैक्टीरिया डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको याद नहीं होती, उसके बच्चे नोट्स बनाते जाइए। हर बार मान लीजिए आपकी एक नोटबुक है, वही नोटबुक आपकी वो बोलो जो आपको नया पार लगाएगी, एक में भाई साइंटिस्ट, एक में भाई इंपॉर्टेंट डेट्स, एक में वॉट एवर देयर इज, कीप ऑन एडिंग जो आपको प्रीवियस ईयर्स में आता रहा है, यही करना है। एंड कीप ऑन रिपीटिंग योर एनसीईआरटी। बच्चे एनसीईआरटी की चाबी नहीं है, उस चाबी को बार बार घुमाना है, बार बार रिपीट करनी है एनसीईआरटी। ठीक है ना? एज आई से, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। बच्चे मैं यकीन करती हूं और आप भी यकीन करेंगे एक दिन कि क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं हो। ट्रस्ट मी, आप पूरी एनसीईआरटी रट लो, एक एक वर्ड रट लो। चलो मेरी बात मानो, आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हो 10 बार, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए एक भी बार, बच्चे तैयारी नहीं आएगी काम में, बिल्कुल नहीं आएगी। पूछिए क्यों? बेटा ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है।
कोई बारी कभी कोई चीज आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, आपने उसको वैसे समझी, आप वैसे ही समझते जा रहे हो, क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस और आ गए, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, तो आप उसका कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे? भाई मैथ्स में क्या करते हैं, सारे सवाल एक जैसे होते हैं क्या? कोई तुम्हारी लाइंस एंड एंगल्स की कोई ले लो यार, कोई भी कुछ भी ले लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैरेलल एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, यही होते हैं। क्वेश्चंस फिर भी सारे अलग होते हैं, फिर भी हर साल एक्सरसाइज के वो लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते ना सॉल्व, क्योंकि उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दैट इज द पॉइंट। ट्रिगो में, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस करते हैं ना बहुत सारे बच्चे मैथ्स में, बेटा यहां भी जरूरी है। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट बहुत लगाने हैं, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कीजिए। बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दे रखे हैं। अब चाहे तो आप उसी समय चैप्टर पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर्स को रिवाइज कर लीजिए। चाहे बच्चे, बेस्ट तरीका है, एक बारी में तो कंप्लीट नहीं होता, 3-4 दिन में आपका फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा। तो हर बार जब आप जो पार्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को उसी टाइम प्रैक्टिस करते चलिए। बाकी प्रीवियस ईयर्स में कुछ ना कुछ तो आपका कवर हो रहा है, ठीक है। अब जब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देते हैं ना, मान लीजिए अब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, बहुत, मैं वही तो बोल रही हूँ बार बार, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। वो ड्रॉपर्स बच्चे, अब आप बोल रहे हैं कि मैम मैंने बहुत मेहनत करी बट मेरा नहीं हुआ, आप, मेरे को सब कुछ याद है पर मेरी रैंक नहीं आ रही। बेटा जब आपको एनसीईआरटी पूरी याद होगी, आपकी रैंक नहीं आ रही, यू नीड टू गो दैट हाई। अब आप सोचते हो क्या सिर्फ बायो को ही पढ़ पढ़ के आएंगे? बच्चे आपको हर सब्जेक्ट को उतने इंपॉर्टेंट देना होगा, उतनी इंपॉर्टेंस देनी होगी। यू नीड टू गिव फिजिक्स इंपॉर्टेंस, बिकॉज सबके फिजिक्स में नंबर इतने अच्छे नहीं आते। इस साल पेपर बहुत ईजी आया था, तो यू नेवर नो इस साल और भी ईजी आ जाए। तो जब भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी तैयारी डन है, सो कीप ऑन सॉल्विंग मॉक टेस्ट। फिर से उन्हीं चीजों को मत पढ़िए, आती है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो और टाइम बाउंड होकर के सॉल्व करो। देखते ही देखते ही बहुत बढ़िया ब्रश अप हो जाएगा आपका उस चैप्टर में, ठीक है। नाउ टेस्ट सीरीज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए मैं वो सारी चीजें बता रही हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किए मॉक टेस्ट, आपने किए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आपने करिए सारे प्रीवियस ईयर्स और उसको रट भी लिया। नाउ अब आपसे मैं पूछूं, मैम मैंने तो बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, टेस्ट सीरीज का क्या फायदा? बच्चे आप बताइए, घर बैठे बैठे आप तैयारी कर रहे हो, क्या आपको पता है बगल में कौन से शर्मा जी का या अरोड़ा जी का बच्चा बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हो? डू वी नो दैट? नो, हमें नहीं पता। हमें कंपटीशन का तब पता लगेगा जब हम कंपटीशन में बैठेंगे, और एग्जाम में नहीं पता लगाना, क्योंकि दैट इज द टाइम जब आपको करके दिखाना है। तो टेस्ट सीरीज क्या करती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है आप वो मैप कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए जब आपको लगता है आपकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है। लास्ट के 3 महीने से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे फायदा ये होता है, ऐसी सीरीज वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, आप सब जब वो पेपर दोगे आप देखोगे आपकी क्या रैंक बन रही है। यार जब उतने हजारों बच्चों में आप अपनी रैंक को देखोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उतने बच्चों में आपके नंबर नहीं आ रहा तो लाखों बच्चों में नंबर कैसे आएगा? सो प्लीज ज्वाइन टेस्ट सीरीज। ऑल राइट, चलिए अब द प्रॉब्लम इज व्हाट टू स्टडी। मैम बहुत बातें हो गई, कैसे करना है, क्या करना है, ये हमें पता है क्योंकि ये हम गलतियां कर चुके हैं, बट पढ़े क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़िए। इट डज नॉट, नोबडी इज आस्किंग आपको पसंद है कि नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए। अभी इंपॉर्टेंट कैसे डिसाइड करें? बच्चे जिसकी हाई वेटेज है, आपको पता है कि बायोटेक में और रिप्रोडक्शन, मान लीजिए मुझे यार इतने इतने नंबर आते हैं, इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, बट बायोटेक में मेरे पास 2 चैप्टर्स में से 10 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो यार मैं उसे करूंगा ना पहले, यस और नो? सो दैट इज द पॉइंट, आपको हाई वेटेज डिसाइड करनी है।
वंस यू हैव सीन कि किसकी ज्यादा वेटेज है, तब आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपका टॉपिक कौन सा स्ट्रांग है। देखिए कई बार ऐसा होता है जेनेटिक्स समझ आने लगा, और ऐसा होता है जब बच्चे उसे मन से पढ़ने लगते हैं ना, वो उनका फेवरेट बन जाता है। मैम जेनेटिक्स में बहुत मजे आ रहे हैं, वाह ये मेरा हाई इंटरेस्ट है, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, पता नहीं क्या क्या आप पढ़ने लग गए। नाउ द प्रॉब्लम इज, क्या वो सब आ रहा है आपके एग्जाम में? जितनी ज्यादा बुक्स लोगे उतना अलग अलग लिखा होगा, उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो स्टिक टू वन बुक और another for a little extra, but क्या करना है उसमें ये देखिए कि मजा तो आ रहा है बट आएगा कितना एग्जाम में। बहुत मजा आ रहा है तो पढ़ते मत चले जाइए, रुक जाइए और वेटेज, इंटरेस्ट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से डिसाइड कीजिए। हो सकता है एनवायरनमेंट मान लीजिए बहुत बोरिंग लगता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बट क्या करूं सब याद रहता है मुझे उसमें, तो बेटा नहीं है इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़िए। 12 से 13 क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। अगर मैं लगभग दो भी हर चैप्टर में से मान के चलूं तो 11 से 12 क्वेश्चंस वहां से आने के चांसेस रहते हैं। तो जब मुझे पता है कि 11 से 12 ह्यूमन फिजियोलॉजी दे रहा है, इतने सारे चैप्टर, इतना टफ इन्वायरमेंट भी मेरे को उतने चैप्टर दे रहा है, इकोलॉजी, आई मीन टू से इकोलॉजी, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर इकोलॉजी? नाउ that totally depends on your strong point and on your interest. ठीक है? Now books, NCERT कहने की जरूरत बात नहीं है बेटा, मान लीजिए मैं बस एक लाइन कहनी चाहती हूँ, प्लीज लिसन टू द एक्सपीरियंस होल्डर्स। कुछ तो ऐसा होगा जो वो कहते होंगे, आपने पढ़ ली, आप फिर भी दूसरी बुक्स खरीदते हो, बट फिर आप वीडियोस देखते हो, फिर वो NCERT कहते हैं, फिर आप नहीं मानते, फिर आप बुक खरीदते हो, फिर आप वीडियोस देखते हो, फिर NCERT। यार मान के तो देखो एक बार, चलो माना। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मैम मैंने NCERT पढ़ी बट मैं 300 में अटक जाता हूँ, मैं कैसे लेके आऊं उससे ज्यादा नंबर? मुझे किस तरीके से 90 क्वेश्चंस के अच्छे मार्क्स मिलेंगे? मैं कैसे ऊपर जाऊं, 320 से ऊपर क्रॉस करूं? बच्चे फिर आप थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं, बट अगर आपके वो 300 भी नहीं आ रहे, 320 भी नहीं आ रहे, तो कृपया अभी आप अपनी NCERT से जुड़े रहें। बच्चे अगर आपको वो याद नहीं होगा तो जिन क्वेश्चंस की गारंटी भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, उसके पीछे क्यों भागना है? एटलीस्ट जिसकी गारंटी है वो तो देख सकते हैं। अच्छा दूसरी बुक कौन सी देखेंगे? ट्रूमैन्स देख सकते हैं, या अगर आप बहुत अच्छा आपके पास मॉड्यूल है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ट्रूमैन्स में कई चीजें बहुत प्यारी लिखी है, ब्यूटीफुल बुक इट इज, बट एट टाइम्स कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्रा लिखी हुई है। डोंट गो फॉर टू मच एक्स्ट्रा। पढ़ते पढ़ते लेकिन खासियत है आपको समझ आ जाएगा कि बस यही रुक जाना चाहिए मुझे, तो यू कैन यूज दैट बुक, ऑलराइट। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है तो मत पैसे लगाइए, चुपचाप ये ले लीजिए और प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करते रहिए, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगाने, ठीक है? चलिए भाई, अगर उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, ट्रांसलेशन समझ लिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये, रटना ही पड़ेगा क्या? अरे नहीं, ये यूट्यूब क्यों है, इतनी टेक्नोलॉजी क्यों है, उसमें आप कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता तो आप देखिए और फिर आ जाएगा समझ, फिर से अपनी बुक पे आ जाइए, ठीक है? नाउ एज आई से प्रीवियस ईयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्रीवियस ईयर्स को पढ़ना कैसे है? मान लीजिए बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, मुझे पहला आया, अरे मुझे दूसरा नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये आया, ये आया, ठीक है यार। ये जो मुझे नहीं आया ना, इसे मैं सर्कल कर लूंगी, जो मुझे नहीं आया सर्कल कर लूंगी, मैं हर बार जब रिवाइज करूंगी इसे देखूंगी जरूर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत बार हम चीजें पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में सर खुजाते रहते, शिट ये मैंने देखा था, मैं क्यों नहीं आ रहा मुझे याद। और बच्चे क्या होता है ना, हमको 4 दिख रहे होते हैं, ये लग रहा होता है आंसर ये होगा, आंसर ये होता है, वो दूर दूर तक ख्याल भी नहीं आता, अच्छा ये पढ़ा था क्या? ऐसा होता है मेरे साथ भी, सबके साथ होता है, ठीक है? सो ये करनी है।
दूसरी चीज क्या करनी है बच्चे, ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, आपको उन सभी ऑप्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको करना यही है, आप उन सभी चारों ऑप्शंस को जानिए, उसके अलावा फिर आपको दूसरी बुक पढ़नी ही नहीं है, आपका अपने आप वो एक्स्ट्रा क्लियर हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस। सब वहीं पे लिख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स में वहीं पे ऐड कर लीजिए ये क्या होता है। अब भाई एपिस्टैसिस की बात की है क्या एनसीईआरटी में? नहीं की ना, लेकिन अगर ऑप्शन में है तो लिख लो ना वहां पे एपिस्टैसिस का एक डेफिनेशन और एक क्रॉस बना लो ना। इस तरीके से आपको करना है। चलिए उसके बाद बच्चे अपने नोट्स सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं, प्लीज इधर उधर मत भागिए। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 11th में हो बच्चों, 11th में हो अगर, प्लीज ये चीज को अभी से पकड़ लो, जो पढ़ रहे हो अपने नोट्स बनाते रहिए। अभी जो बच्चे 12th में हैं बेटा, इतना टाइम नहीं होगा आप सारे चैप्टर के नोट्स बना लो, बट आपको लगता है ये मुझे नहीं आता, उसको पढ़ते पढ़ते मतलब जो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो ना पढ़ना, उसके पॉइंट्स बनाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एज आई से बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें, कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी एक, फिंगर टिप्स ले लो, एररलेस ले लो, अरिहंत ले लो, ठीक है। फिंगर टिप्स इज अ नाइस बुक, कोई ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, किसी में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, किसी में 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, इट्स वन एट द सेम थिंग। लाइक आई सेड, गो फॉर ऑप्शंस, ऑप्शंस को समझो, अपने आप वो लिटिल एक्स्ट्रा आपको आ जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए केवल एक बुक, तो कितनी हो गई, एक एनसीईआरटी, एक प्रीवियस ईयर्स, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और चौथी आपकी मर्जी, कौन सा मॉड्यूल है आपके पास, ठीक है। ऑलराइट, कभी कभी टिप्स बच्चे, कभी कभी ऐसे लर्निंग टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो याद नहीं हो रहा देखिए, लुक फॉर यूट्यूब, देयर आर इमेंस तरीके जो आप उसको पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ आपको अपनी प्लानिंग करनी है। सो देयर इज नो स्ट्रैटेजी, देयर इज ओनली सिंगल स्ट्रैटेजी जो हर टॉपर फॉलो करता है कि डू द राइट थिंग एंड डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स। दैट इज द ओनली पॉइंट। भाई दूसरों की गलतियों से सीखना होता है, अपनी गलतियों से नहीं सीखना होता। टाइम नहीं होगा, अपनी गलती से सीख के दोबारा पेपर दोगे नहीं ना, एक बारी में दूसरों की मिस्टेक से सीखो। लुक फॉर वीडियोस, टॉपर्स की वीडियोस देखिए, वो क्या कहते हैं, कैसे किया, फर्क पड़ता है बच्चे, फर्क पड़ता है, ठीक है ना। दिस इज अ वेटेज दैट आई हैव गॉट फॉर यू। एक फिक्स नहीं है बट एक अप्रोक्सीमेट वेटेज है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं कौन से चैप्टर्स में। तो बायो में आप इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो बच्चे आपको क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड कौन सा चैप्टर पहले उठाएं। अब आप देखिए लिविंग वर्ल्ड में, अच्छा ये कैसे बनाई है, कुछ 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख करके, जो भी आपके नीट के पहले AIPMT जो भी हुआ करता था, जिपमर एम्स वगैरह, अभी बच्चे एक एग्जाम है आपके पास, तो एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, फिर उसका एक एवरेज निकाला नंबर ऑफ इयर्स के अकॉर्डिंग, देन आपको एक अजम्पशन दी है कि इतने इतने आ सकते हैं, ठीक है। ये कॉमा कॉमा क्यों लगाया है भाई, इतने अजम्पशंस हैं और बच्चे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। चलिए अभी देखें, लिविंग वर्ल्ड आपका एक दे सकता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की 4, अभी 4 क्वेश्चन आते तो नहीं है बट एवरेज कुछ इस तरह बनी है कि उसके क्वेश्चन 3-2, 3-2, 4-4 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप 2 तो मान के चलिए, एनिमल किंगडम में बच्चे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल 2 आए हैं, 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में अगेन, नाउ मॉर्फोलॉजी में हर बार इतने क्वेश्चंस नहीं आते बट कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई चैप्टर में से भरमार कर देता है क्वेश्चंस की, कभी कभी पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी भरा होता है, कभी कभी एक ही चीज, मतलब दैट इज हाउ इट इज डन, कोई पैटर्न नहीं है फिक्स, ठीक है। एनाटॉमी बच्चे देखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 क्वेश्चंस, सेल यूनिट, अब ये जो आपका यूनिट है इसमें से भी आपके 7-8 क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये टोटल मिला के आपको 7 से 8 क्वेश्चंस देता है। तो ये यूनिट बच्चे अच्छे से करेंगे,
ठीक है, बहुत ही इजी यूनिट है, ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, सिर्फ आपको बायोमॉलिक्यूल्स परेशान करता है और वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो। अगला ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चे 15 क्वेश्चंस बनते हैं और पिछले साल भी 15 आए हैं इसमें से। प्लांट फिजियोलॉजी बच्चे 7 आए हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से एक आया है, ठीक है। अब आपको पता है यार ये इजी है, क्यों टाइम लगाना है इसमें ज़्यादा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से बच्चे 4 बनते हैं, 3 आए हुए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर आप एवरेज देखेंगे तो आपकी 4 की बनती है, 2 आई थी लास्ट ईयर, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से 2 आने के चांसेस है, दिस इज अ वेटेज, पहला वाला वेटेज है बच्चे। देन इन्वायरमेंटल इश्यूज 4, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 2, इकोसिस्टम 3, बायोडाइवर्सिटी 3, ठीक है। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से अकेले से 5 क्वेश्चंस। सी लुक द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से अकेले से 5 क्वेश्चन, तो 3 चैप्टर भाई 14 नंबर दे रहा है। अब ये 14 है मान लीजिए, तो 10 से 13 तो आएंगे, ठीक है। तो बच्चे 3 चैप्टर तुमको कितने नंबर दे रहे हैं जरा देखो। बायोटेक में से आपके 3 और 3, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से 3। अब ये चैप्टर में से कितनी सारी चीजें चैप्टर से बाहर भी आती हैं। सो यहीं पे पॉइंट आता है डिस्कशन का। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, बेटा इसमें से बाहर से आता है। तो आप इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए कि कितना बाहर से आ रहा है। स्ट्रैटेजीज 2, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2। ऑलराइट, तो ये बच्चे आपकी वेटेज है। तो आई होप माय वीडियो ने आपको थोड़ा सा एनलाइटन किया हो कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। बाकी एवरीबडी ऑल द बेस्ट, सबका बढ़िया पेपर होगा, सब बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। एवरीबडी इज अ रॉक स्टार हियर, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बढ़िया पढ़िए। सो